साथियों, जिस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे बात रखनी है, संगठन तोड़फोड़ करने का कार्यक्रम पीएमओ स्तर से चलाया जा रहा है, एक षड्यंत्र। साथियों, जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है, जिसकी सरकार होती है उसकी कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, मीडिया होती है। तो आज बामसेफ राष्ट्रीय स्तर पर 31 राज्यों में काम कर रहा है, 550 जिलों में काम कर रहा है। भारत में 6 लाख गांव हैं, 2 लाख गांवों के बीच में हम जा चुके हैं, 22,000 ब्लॉक में काम कर रहा है। तो यह राष्ट्रव्यापी संगठन है और राष्ट्रव्यापी संगठन का खतरा आरएसएस बीजेपी को था। और यह पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी संगठन में तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन इसके बाद अभी जो तोड़फोड़ हुई है उसे हम तोड़फोड़ नहीं कहते, वो खरोश करने का प्रयास उन लोगों ने किया। हम उसको तोड़फोड़ नहीं मानते। अगर तोड़फोड़ हुई होती तो नीचे जितने बैठे उतने ही ऊपर बैठे हैं लोग। नीचे हॉल में जितने लोग हैं उतने ही ऊपर बैठे हैं, इतने लोग नहीं आते। यानी कल जो मेश्राम साहब के कार्यक्रम चल रहे थे, जितने लोग आ रहे थे उससे कई गुना ज्यादा अभी लोग आ रहे हैं। जितना फंड पिछले साल नहीं मिलता था उससे कई गुना ज्यादा निधि अभी मिल रहा है। यानी जो अवरोध था वो अवरोध हट गया है, ऐसा हम मानते हैं। और ये तोड़फोड़ करने वाले लोग कौन है? जो अंडर ऑब्जर्वेशन में चल रहे थे। एक होता है ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है अंडर ऑब्जर्वेशन। कुमार काले बामसेफ के राष्ट्रीय महासचिव थे, अंडर ऑब्जर्वेशन में चल रहे थे। येमेन टीवी चैनल पर लाया, उनको मुख्य संपादक बनाया था। तो कुमार काले का जो कैरेक्टर है वो आर्थिक भ्रष्ट कैरेक्टर था, गुटबाजी वाला कैरेक्टर था, संगठन को डैमेज करने वाला कैरेक्टर था। दूसरी बात, एक अंडर ऑब्जर्वेशन में जो चल रहे थे वो तोड़फोड़ में लगे थे। दूसरा, जिनके ऊपर इंक्वायरी चली, दोषी पाए, ऐसे लोग तोड़फोड़ में लगे। तीसरा, जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, दोषी पाएंगे इस डर के कारण तोड़फोड़ में लगे। चौथा, जातीय चेतना। कुमार काले ने कहा ओबीसी के ऊपर अन्याय हुआ, सुरेश दादा पाटिल ने कहा ओबीसी को साइडलाइन किया। ओबीसी को कैसे साइडलाइन किया? आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के, आपकी पत्नी बीएमपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा, कुमार काले राष्ट्रीय महासचिव। साथियों, संगठन में रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होती है, संगठन में डिसिप्लिन पॉलिसी होती है। कुमार काले को उत्तर प्रदेश में बुलाया था, बोले मेरे मिसेस को थायराइड है। थायराइड है तो हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, 2-3 महीने की टैबलेट लेनी चाहिए डॉक्टर से। तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा अगर इमरजेंसी में जाना है तो लखनऊ तो पूना का अंतर जो बाय फ्लाइट का है वो 1.5 घंटे का है, आप जा सकते हो। बोले नहीं, मुझे 6 महीने की छुट्टी चाहिए। 6 महीने की छुट्टी ली। मातंग ने कहा मुझे स्पॉन्डिलिसिस का प्रॉब्लम चल रहा है। यह स्पॉन्डिलिसिस थायराइड नहीं था कुछ। उन्नाव की केस जो थी मातंग के ऊपर, जो मातंग ने कहा उन्नाव में भाषण करते हुए राष्ट्रपति कोविंद और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हिजड़ों का ड्रेस पहनाकर मैं नचवाऊंगा। वे राष्ट्रपति, कॉन्स्टिट्यूशन से फर्स्ट नागरिक है, उनको नचाने की तो दूर की बात है, अभी मातंग को ही वो नचा रहे हैं। उन्नाव पुलिस स्टेशन से मातंग को फोन गया, मातंग थे अंबेडकर नगर में। जैसे पुलिस थाना से फोन गया, फोन स्विच ऑफ किया, लखनऊ आए, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से डायरेक्ट गुजरात कच्छ भागे। संगठन ने जानकारी ली,
एक तो मेश्राम साहब को बताया नहीं, सचिवालय को बताया नहीं। तब भी उनकी केस लड़ने के लिए संगठन ने वकील लगाया। जज ने पूछा यह आदमी कोर्ट में क्यों नहीं आ रहा? तो वकील ने कहा थायराइड का प्रॉब्लम, ये स्पॉन्डिलिसिस का प्रॉब्लम चल रहा है। तो जज ने कहा अरे स्पॉन्डिलिसिस का तो प्रॉब्लम मुझे भी है, मैं तो हर रोज कोर्ट में आ रहा हूं, उसको आने के लिए क्या प्रॉब्लम है? तो साथियों, ना मातंग साहब को स्पॉन्डिलिसिस का प्रॉब्लम था, ना कुमार काले की मिसेस को थायराइड का प्रॉब्लम था। अगर प्रॉब्लम होता तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में केडर कैंप सुनने के लिए वो नहीं जाते। मैंने डॉक्टर को पूछा, हमारे डॉक्टर पगारे सर आए हैं यहां पर, वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। जैसे जैसी आदमी की उम्र बढ़ती है तो हड्डियों में कमजोरी आती है। अभी मातंग को स्पॉन्डिलिसिस का प्रॉब्लम होता तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश नहीं जाता, गुजरात कच्छ से। यानी गद्दारों का स्पॉन्डिलिसिस और थायराइड का प्रॉब्लम केवल मात्र संगठन को डैमेज करने तक सीमित था। अभी उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, घूम रहे इधर उधर, लोग नहीं मिल रहे। साथियों, संगठन तोड़फोड़ करने वाले के साथ में लोग नहीं जाते, लोग जोड़ने वाले के साथ में जाते। हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी तोड़ने वाली आइडियोलॉजी नहीं है, वो जोड़ने वाली आइडियोलॉजी है। और दुश्मनों की जो आइडियोलॉजी है वो जोड़ने वाली नहीं बल्कि तोड़ने वाली आइडियोलॉजी है। और जिस सिद्धांत पर ये लोग काम कर रहे हैं वो दुश्मनों के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। आरएसएस के गोलवलकर ने किताब लिखी बंच ऑफ थॉट, और बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर कहता है अगर कोई संगठन डैमेज करना है तो संगठन के कार्यकर्ता के अंदर संदेह पैदा करो, संगठन टूट जाएगा। उससे भी वो संभव नहीं होता है तो कार्यकर्ता के अंदर महत्वाकांक्षा पैदा करो, उससे भी अगर वो संभव नहीं होता है तो नेतृत्व का चरित्र हनन करो, अगर उससे भी वो संभव नहीं होता है तो नेतृत्व की हत्या करो। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की महत्वाकांक्षा पैदा हो गई। बंच ऑफ थॉट पर काम कर रहे थे। 11 लोगों ने कुमार काले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, केवल 11। और राष्ट्रीय अध्यक्ष मेश्राम साहब का चरित्र हनन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कांग्रेस से 21 करोड़ रुपए मेश्राम साहब ने लिया। हम कह रहे 21 करोड़ छोड़ो, अरे 21 कवड्या घेतल्या त्याचा तर सबूत द्या, तेही द्यायला तयार नाहीत। और मातंग ने कहा बामसे पर हम तभी कब्जा कर सकते हैं जब मेश्राम साहब मर जाएंगे। यानी मेश्राम साहब मरने की राह देख रहे लोग। यानी बंच ऑफ थॉट पर काम कर रहे हैं, गोलवलकर की किताब पर काम कर रहे हैं। इसलिए मेश्राम साहब ने कहा अभी 20 साल मैं ही नेतृत्व करूंगा, डरने की कोई चिंता नहीं है, अभी मैं ही नेतृत्व करूंगा। साथियों, उनके सारे सवालों के जवाब हमारे पास है। क्या गद्दारों के पास में हमारे सवालों के जवाब है? उत्तर प्रदेश का चुनाव था, चुनाव युद्ध मैदान में चल रहा था और ये लोग घर में बैठे थे और घर में बैठकर लोगों को कंफ्यूज कर रहे थे। कंफ्यूज कैसा डेवलप कर रहे थे? मेश्राम साहब ने कांग्रेस के साथ में समझौता किया। मातंग गुजरात कच्छ में, कुमार काले दौंड में, हम उत्तर प्रदेश में। साथियों, कांग्रेस के साथ में जो चर्चा हुई, यानी कांग्रेस के लोगों ने प्रस्ताव रखा कि गठबंधन बनाना चाहिए। मेश्राम साहब ने कहा अगर हम महागठबंधन बनाते हैं तो बीजेपी को हम परास्त कर सकते हैं, अगर महागठबंधन नहीं बनता है तो बीजेपी को हम परास्त नहीं कर सकते। मेश्राम साहब ने 2 स्टेटमेंट पास किए थे, यदि अगर हम महागठबंधन बनाते हैं तो बीजेपी को हम परास्त करेंगे और ये मायावती का आखिरी चुनाव होगा। दोनों भी बातें सही साबित हुए।
और युद्ध चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ये लोग घर में बैठे थे और घर में बैठकर लोगों को टेलीफोन ऐसा नहीं करते थे, व्हाट्सएप कॉल करते थे, रिकॉर्ड ना हो इसकी भी खबरदारी वो ले रहे थे। साथियों, कांग्रेस के साथ में जो चर्चा हुई वो मैं बताना चाहता हूं कि मैं आई विटनेस हूं वहां का, उस चर्चा में मैं शामिल था। गठबंधन जो होता है उसमें म्यूचुअल बेनिफिट देखा जाता है, वन वे बेनिफिट नहीं देखा जाता। चर्चा में बातें सामने आई, यदि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार प्रियंका गांधी है तो डिप्टी सीएम बहुजन मुक्ति पार्टी का होगा। तो मेश्राम साहब को पता था कि प्रियंका गांधी दावेदार नहीं है, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा नहीं नहीं, वो प्रियंका गांधी तो उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद की नहीं है। तो मेश्राम साहब ने कहा अच्छी बात है, तो बहुजन मुक्ति पार्टी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहेगा। और 2022 का चुनाव 2024 के चुनाव के साथ जुड़ा हुआ मामला है। यदि प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कांग्रेस का है तो 40% सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और 60% सीट पर बहुजन मुक्ति पार्टी लड़ेगी। अभी मेश्राम साहब ने राजनीतिक विश्लेषण किया, अगर बहुजन मुक्ति पार्टी 60% सीट पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस का कैसा प्राइम मिनिस्टर बनेगा? क्या मातंग के समझ में राजनीति आ रही थी? उत्तर प्रदेश में 2018 में शिवपाल यादव के साथ में हमारा बना बनाया गठबंधन टूट गया मातंग के स्पीच के कारण। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी यादव स्टेज पर है, मुलायम सिंह यादव स्टेज पर है, उनके ब्राह्मण लोग जो साथ में हैं वो साथ में स्टेज पर है। उन्होंने कहा, मातंग ने कहा, हमारी सरकार बनते ही डीएनए कार्ड लागू करेंगे। अरे जो करना है वो बोलना नहीं होता है। मेरे समझ में आ रही है, क्या उनके समझ में नहीं आ रही? साथियों, इन लोगों ने समाज के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर कंफ्यूजन निर्माण किया और बामसेफ ने हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं बनाया है, कंफ्यूजन डेवलप करने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि उस कंफ्यूजन का और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए बामसेफ ने हमें तैयार किया है। लेकिन ये लोग कंफ्यूजन डेवलप कर रहे हैं। क्या कंफ्यूजन डेवलप कर रहे हैं? मेश्राम साहब के नाम पर प्रॉपर्टी है। अरे जी बापजादेची प्रॉपर्टी होती ती सुद्धा संघटनेला मेश्राम साहेबांनी दिली। परिवारवाद का आरोप लगाया मेश्राम साहब के ऊपर। अभी मेश्राम साहब के पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो खुद के बापजादा की प्रॉपर्टी थी वो भी संगठन को दी। अभी मेश्राम साहब का कौन सा परिवारवाद है? मेश्राम साहब का परिवार बामसेफ संगठन ही मेश्राम साहब का परिवार है। और साथियों, पीएम ऑफिस से जो तोड़फोड़ करने का मामला चल रहा है, इसमें तथ्य है 12 स्टेट के पदाधिकारी लोगों को डायरेक्ट वहां से फोन गए और जिन लोगों ने तोड़फोड़ किया उनका कुछ असर है ऐसा पूछ रहे। साला संगठन हमारा, लोग हमारे, उनको चिंता क्यों हो रही है? 25 मई को भारत बंद करने के लेकर मेश्राम साहब संगठन शक्ति के साथ में केंद्र सरकार के विरोध में भारत बंद की तैयारी कर रहे थे और ऐसे परिस्थिति में ये लोग तोड़फोड़ में लगे थे। जो लोग तोड़फोड़ में लगे थे वो लोग किसके समर्थन में काम कर रहे थे? आरएसएस बीजेपी के समर्थन में काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ओबीसी के विरोध में है, ओबीसी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज किया, ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होनी चाहिए। और मेश्राम साहब ने भारत बंद पुकारा, पिछड़ों की जाति आधारित गिनती को आधार बनाकर। कुमार काले ने लेटर निकाला, यह भारत बंद हमारा भारत बंद नहीं है। किसका काम चल रहा है? दुश्मनों का काम चल रहा है। जिस राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के विरोध में मातंग ने कहा था हिजड़ों का ड्रेस पहनाकर नचवाऊंगा, उन्हीं के समर्थन में स्पीच चल रहे थे। 14 अप्रैल में गुजरात कच्छ में भाषण करते हुए मातंग साहब ने कहा, मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं। कन्नौज में भाषण किया,
मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं। क्यों सम्मान हो रहा है? यानी केस जो है वो केस जेल में डालने वाली है, नॉन बेलेबल है। इसलिए मातंग ने कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए कहा। इसमें एक मौलाना भी शामिल है, एक मौलाना भी संगठन तोड़फोड़ में शामिल है। जो एससी एसटी ओबीसी का संगठन है, अगर वो टूटता है, फूटता है, तो मुसलमानों की सिक्योरिटी का क्या? अतोल्ला भाई बराबर। यानी जो मजलूमों का संगठन है वो मजबूती से उभर रहा है, खड़ा हो रहा है। उस तोड़फोड़ में एक मौलाना भी शामिल। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी को समर्थन दो, तो कुछ गद्दारों ने बामसेप का और सहयोगी संगठन का समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया। समाजवादी पार्टी को समर्थन क्यों दिया? क्योंकि मातंग के ऊपर जो केस चल रही थी, मातंग को ऐसा लगा यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो मेरी केस लूज हो जाएगी, जिसकी सरकार उसकी पुलिस। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, सरकार बीजेपी की बनी। तो बीजेपी के साथ में समझौता किया। क्या समझौता? हम आपकी केस लूज करते हैं, आप संगठन डैमेज करो। नेल्सन मंडेला अपने जीवन के 27 साल अपने समाज को आजाद करने के लिए जेल में गए। मैं भी मेरे बहुजन समाज को आजाद करने के लिए मेरी बची कुची जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हूं। भाग गए। तो साथियों, हमें अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। अभी हम बहुत आगे निकल चुके हैं। दुश्मन लगातार प्रयास कर रहा था, दुश्मनों के भी मंसूबे विफल किए और गद्दारों को भी विफल किया। और हमारे जो भविष्यकालीन कार्यक्रम रहेंगे, भारत बंद, उन्होंने एक मुद्दा चर्चा में लाया। क्या चर्चा में लाया? अभी वामन मेश्राम साहब ने बामसेप वाइंड ऑफ किया है। वाइंड ऑफ किया होता तो 31 राज्यों में बामसेप के राज्याधिवेशन चलते। हमारे बामसेप का राज्याधिवेशन चल रहा है। बामसेप हमारा बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है। मेश्राम साहब ने यह कहा था, जितना बामसेप का हमने काम किया अभी हो चुका है, अभी हमें आंदोलन करना है। आंदोलन बढ़ेगा तो संगठन भी बढ़ेगा, आंदोलन बढ़ेगा तो संगठन भी बढ़ेगा। हमने 4-4 बार भारत बंद किया, बड़े मात्रा में संगठन में लोग आए, संगठन बढ़ रहा है। साथियों, भविष्यकालीन जो हमारे प्रोग्राम है, 20 साल में 10 बार भारत बंद करना। जिन लोगों ने भूतकाल में भारत बंद का आंदोलन चलाया, वो लोग वर्तमान में सरकार चला रहे हैं, केंद्र सरकार चला रहे हैं। और हम भी भारत बंद वर्तमान काल में कर रहे हैं। निश्चित भविष्य में हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे। आरएसएस का ऑब्जेक्ट अगर बीजेपी को रूलिंग में लाना है तो बामसेप का क्या ऑब्जेक्ट है? आरएसएस का अगर ऑब्जेक्ट बीजेपी को रूलिंग में लाना है तो बामसेप का ऑब्जेक्ट क्या है? बहुजनों को रूलिंग में लाना है, बहुजन मुक्ति पार्टी को रूलिंग में लाना है। दूसरा हमारा प्लान है सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई। कोर्ट की भी लड़ाई चल रही है, मैदान की भी लड़ाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में चल रही है। और तीसरा हमारा भविष्यकालीन कार्यक्रम रहेगा राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीति में हस्तक्षेप करना होगा। वो लोग कह रहे हैं वामन मेश्राम साहब राजनीति में उतर गए हैं। मेश्राम साहब किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की मेश्राम साहब ने, और मेश्राम साहब ने किसी पार्टी के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी नहीं की, बल्कि मेश्राम साहब ने बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा की रैलियां बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन मिली। राजनीतिक हस्तक्षेप करना होगा। और राजनीति से कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है। 18 साल उम्र होते उसको वोटिंग का राइट मिलता है, और जो वोटिंग का राइट हमें दिया गया है वो एमएलए एमपी चुनने के लिए नहीं, बल्कि राजा बनने के लिए भी राइट दिया हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जालंधर पंजाब में जो महत्वपूर्ण भाषण किया राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर, बाबा साहब कहते हैं विदाउट पॉलिटिकल पावर वी कैन नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड।
इसलिए साथियों राजनीति में हस्तक्षेप करना होगा। दुश्मन तब तक नहीं डरता था जब तक बामसेप केवल प्रबोधन के कार्यक्रम ले रहा था। मेश्राम साहब ने जैसे आंदोलन टेकअप किया तो मुसलमान बीजेपी आरएसएस डर गई। आरएसएस डर गई, उनको लगा कि मेश्राम साहब ने हमारे नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप किया। 13 पॉइंट रोस्टर लाया, हमने आंदोलन किया, उनको पीछे लेना पड़ा। मुसलमानों के विरोध में, शेड्यूल ट्राइब के विरोध में, ओबीसी के विरोध में, शेड्यूल कास्ट के विरोध में एनआरसी एनपीआर सीए लाया, हमने भारत बंद किया, उनको कानून पीछे लेना पड़ा। एट्रोसिटी का कानून सुप्रीम कोर्ट ने लैप्स किया था, हमने भारत बंद किया, उनको कानून पार्लियामेंट में बनाना पड़ा। पिछड़ों की जाति आधारित गिनती को लेकर हमने भारत बंद किया। जो चर्चा शरद पवार साहब कभी नहीं बोलते थे कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, तो शरद पवार साहब ने कहा कि पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने कहा कि पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा बिहार में हम पिछड़ों की जाति आधारित गिनती कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। साथियों, हम जो मुद्दे उठा रहे हैं जन संगठन शक्ति के साथ में, वही मुद्दे राजनीतिक चर्चा में आ रहे हैं। तो साथियों, आखिरी एक ही उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जो संगठन डैमेज करने में लगे हैं, कंफ्यूजन करने में लगे हैं, उनसे सतर्क रहना है। बुद्धा एक बार ध्यानस्थ बैठे थे, अभी ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई थी। देवदत्त ने एक पंछी को बाण मारा और वो पंछी जाकर बुद्धा के पास में गिर गया। तो बुद्धा को महसूस हुआ कुछ तो गिरा है। बुद्धा देखते हैं तो पंछी को किसी ने तो बाण मारा है। वो पंछी को उठाते, सीने को लपेटते, थोड़ी गर्मी देते हैं और उसकी जान बचाते हैं। देवदत्त पहुंचते हैं और देवदत्त कहते हैं ये मेरा पंछी है। बुद्धा कहते हैं मेरा है। देवदत्त कहते हैं इसको मैंने मारा है। बुद्धा कहते हैं इसको मैंने बचाया है। दोनों का झगड़ा राजा के पास में जाता है। साथियों, एक होता है पक्ष, दूसरा होता है विपक्ष और तीसरा होता है जजमेंट। राजा दोनों का पक्ष सुनते हैं। देवदत्त कहता है ये मेरा पंछी है, इसको मैंने मारा है। बुद्धा कहते हैं मेरा है, इसकी जान मैंने बचाई है। तो राजा मारने वाले के पक्ष में, तोड़ने वाले के पक्ष में निर्णय नहीं देते, बल्कि बचाने वाले के पक्ष में निर्णय देते हैं। और जो संगठन तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, आपको तय करना है। मेश्राम साहब संगठन बचाने में लगे हैं, लोकतंत्र बचाने में लगे हैं, संविधान बचाने में लगे हैं। मेश्राम साहब को साथ देना है, या जो गद्दार लोग हैं, दुश्मनों से मिले हुए हैं, जो लोग दुश्मन लोग संविधान के विरोध में है, लोकतंत्र के विरोध में, उनका साथ देना है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी विवेक बुद्धि को सोचना है। धन्यवाद। मेरी बात आपने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार। जय भीम, जय मल्लास।